अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए बहुत प्रकार से हम सोचते हमेशा रहते हैं। तरह तरह के भाव हमारे मन में हमेशा आते रहते हैं। अपनी समझ के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार हम ऐसी एक्टिविटीज़ भी करते हैं जिसका अच्छा फल हम सबको मिले, और वह फल जो रिजल्ट है सुख के रूप में आना चाहिए। ऐसी भावना प्रत्येक जीव की होती है, प्रत्येक प्राणी की होती है। लेकिन सब चाहते हैं, मिलता कितनों को है, प्रश्न यहाँ पर आकर के खड़ा हो जाता है। चाहने वालों की संख्या अनलिमिटेड है और रिजल्ट पाने वालों की संख्या काउंट कर सकते हैं अपन उंगली में। ऐसा क्यों होता है? यह इतना रेयर क्यों है? जो हम चाह रहे हैं वैसा प्राप्त नहीं कर पाते। यदि फल अपेक्षित नहीं मिलता है तो हमें अपने भीतर झांक करके देखना चाहिए कि कमी कहाँ रह रही है। वो कौन से रोड ब्लॉक्स हैं, वो कौन से बैरियर हैं जिन्हें हम पार नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ तक हम समझते हैं, जो बैरियर्स होते हैं उन्हें हम बैरियर समझते ही नहीं। उन्हें हम बाधक कारण के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते, रोड ब्लॉक्स के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि ठीक इससे विपरीत हम उन्हें साधक कारण के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। यह मान लेते हैं जो फैक्टर्स हैं मेरी लाइफ में सपोर्टिंग रोल अदा करेंगे। बस वहीं सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। विगत दिनों से अपन उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो कौन से रास्ते हैं जिन पर चल कर के हम उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे, और वे कौन से कारण हैं, वो रोड ब्लॉक्स हैं जो हमें अटका देते हैं, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने नहीं देते हैं। बहुत सारे कारणों और बहुत सारे उपायों को अपन ने समझा, उन सॉल्यूशन को समझने की कोशिश की। वो अपने इग्नोरेंस से हम ऊपर उठ कर के यह जान पाए कि सही रास्ता क्या है। वह तृष्णा का भाव जो व्यक्ति को हमेशा फंसा करके रख देता है, वो हमारा इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस एक बहुत अच्छा टूल साबित होता है। वो माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज़ बहुत अच्छा एक माध्यम बनती है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे कारण हैं जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। कुछ कारणों की चर्चा, कुछ सॉल्यूशंस की चर्चा अपन ने विगत दिनों में की। मेडिटेशन एक बहुत अच्छा माध्यम है। किसी मंत्र का आलम्बन लेकर के अपने गुरु को याद करना, अपने इष्ट को याद करना, उनकी पॉजिटिव वाइब्रेशन से हम अपने आप को जब भर उठते हैं, किसी भी कार्य की सफलता जो है न केवल मन की धारणा के अनुसार मिलती है,
उसमें तीनों की आवश्यकता होती है, मन, वचन और तन। मेंटली, वर्बली एंड फिजिकली जब हम एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे तो हमें वह मंजिल मिल पाएगी जिसकी हम आकांक्षा कर रहे हैं। लेकिन आप सभी लोगों ने एक बात शायद अवश्य सुनी होगी। गीता का एक श्लोक आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सुना है? बड़ा फेमस है। कर्म में ही हमारा अधिकार है, फल की इच्छा मत करो। क्या कहा गया है इसमें? फल की इच्छा से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, सिर्फ कर्म की इच्छा से करो तो जीवन सुखी हो जाएगा। सुना है? कभी भी एक्सपेक्टेशन फल की नहीं करना चाहिए, मंजिल की नहीं करना चाहिए। सही लिखा है कि नहीं लिखा है? क्या ऐसा हो सकता है बिना फल की अपेक्षा किए हुए हम अपने जीवन में कोई कार्य करते हैं? बताना। क्यों आशीष? बिना यह सोचे कि हमें क्या प्राप्त करना है, हमें क्या पाना है, लाइफ में हम कोई कार्य करते हैं? कौन सा ऐसा जीव है, कौन सा ऐसा प्राणी है जो कार्य कर रहा है लेकिन बिना विचारे, बिना फल की अपेक्षा? बताओ। फल तो ऑब्वियसली रहता है हमारा, बैक ऑफ माइंड हमेशा फल तो क्या आउटकम आएगा ये तो सोचते ही है। आउटकम क्या आएगा कि आउटकम सही क्या होना चाहिए करने के लिए अपन करते हैं। आउटकम क्या होना चाहिए, वो लक्ष्य पे तो ध्यान रहता है। लक्ष्य ध्यान रहता है। रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य अगर सही है तो उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग डाइग्रेस तो नहीं हो रहे, उससे कहीं भटक तो नहीं जा रहे। फिर यह जो श्लोक कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म में ही हमारा अधिकार रखें हम, फल की अपेक्षा बिना फल की अपेक्षा के कर्म करते चले जाएं तो सही है कि नहीं है? ये काम जब डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं, हाँ, जो लक्ष्य पे तो ध्यान रहना चाहिए महाराज जी। सिर्फ ध्यान रहना चाहिए कि एक्सपेक्टेशन भी रहना चाहिए? एक्सपेक्टेशन तो प्रोसेस का आउटपुट है, आएगा नहीं आएगा इट डिपेंड्स। मतलब नहीं तो हम जो भी एक्टिविटी लाइफ में करते हैं यही सोच करके करते हैं ना, मुझे चाहिए। चिट्ठी भी अपने बिल से निकलती है तो क्या पाने के लिए निकलती है? एक शक्कर का दाना पाने के लिए निकलती है, हाँ, मीठा पाने। पंछी भी सवेरे सवेरे उस अनंत आकाश की यात्रा में निकल जाता है, क्या सिर्फ घूमने के लिए? नहीं। बताओ। आकाश की सैर करना है, अनंत आकाश है, मॉर्निंग वॉक, जैसे आप मॉर्निंग वॉक चलते हैं। अच्छा आप डेली मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, टाइम पास करना? क्यों? उद्देश्य तो होता ही है। तो उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के तो स्टडी करते हैं, बच्चे लोग पढ़ते हैं डिग्री प्राप्त करने के लिए, ऑफिस जाते हैं अर्न करने के लिए, बिजनेस करते हैं कुछ कमाने के लिए। कोई भी एक्टिविटी क्यों ना हो, बिना फल के तो होती ही नहीं है। होती है? बिना उद्देश्य के तो कुछ नहीं होगा महाराज जी। फिर ये कैसा कहा गया है कि कर्म में अधिकार रखो, फल की अपेक्षा ना करो? मन चाहा आउटकम नहीं आए तो भी यू काइंड ऑफ कंटिन्यू ऑन द जर्नी। मतलब मन चाहा होना ही चाहिए वो पूरे प्रोसेस के एंड में, उसकी अपेक्षा मत रखो। उद्देश्य को लेके तो चलना ही है,
लक्ष्य को तो ध्यान में रखना लक्ष्य ही को है, ध्यान में रख करके चलना चाहिए कि चलना नहीं? चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है जो साधु होते हैं वो किसी फल को ध्यान में रख करके, लक्ष्य को ध्यान में रख करके घर बार त्यागते हैं, साधु बनते हैं? जो उनकी साधना होती है कि बिना फल की अपेक्षा रखे साधना करते हैं। मोक्ष का तो लक्ष्य रखा हुआ ही है महाराज जी, हाँ? साधना उसी के लिए चल रही है। इन्हें चाहते हैं, हाँ, मोक्ष चाहते हैं। अध्यात्म में कुछ बातें आती है, उसमें लिखा है अध्यात्म ग्रंथों में, एक स्वरूप संबोधन ग्रंथ है आचार्य कलंक देव का। उन्होंने उसमें लिखा है मोक्षे पीयस्य नाकांक्षा सा मोक्षम अधिगच्छति। जिसकी मोक्ष पाने की भी आकांक्षा नहीं होती वो मोक्ष को प्राप्त करता है। हाँ, इति युक्त्वा हितान्वेषी कांक्षा न क्वापि योजित। इसलिए जो हित का इच्छुक है कहीं भी कांक्षा ना रखे, कहीं इच्छा ना रखे, क्योंकि जहां इच्छा आई, जहां एक्सपेक्टेशन आई, जहां यह भाव आया कि मुझे पाना है, वहां नहीं मिलेगा वो। ऐसा लिखा उसने। और ऐसा ही कुछ गीता में भी लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मणि एव अधिकारहते। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म में है। मां फलेषु कदाचन, फल की इच्छा कभी भी मत करो। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है कि नहीं? होता है, लग रहा है कि नहीं? कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रहा? अब साधु भी कोई बनता है तो मोक्ष पाने के लिए जो भक्ति करते हैं उसमें कुछ पंक्तियां आती है, दुख खो कम्मक खो वो ही लाहो सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मच्छम। अर्थात दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि लाभ की प्राप्ति हो, समाधि पूर्वक मेरा मरण हो, सुगति में गमन हो, उन प्रभु की गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो। ये किसने लिखा जानते हो? ये आचार्य कुंद देव ने लिखा है, जो अध्यात्म के सबसे महान दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक आचार्य माने जाते हैं। आज से 2000 साल पहले लिख के चले गए। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इच्छा? मन मुताबिक आउटकम नहीं आया तो भी उसमें बिगड़ना नहीं चाहिए, पर लक्ष्य तो होना चाहिए महाराज जी। बिना लक्ष्य के कैसे काम होगा कुछ? रखना चाहिए ना। हाँ, कुछ कहना आपको? हाँ, कॉर्डलेस लेकर के बोल। लक्ष्य तो होना चाहिए, पर उसकी वजह से हम जो एंजाइटी क्रिएट करते हैं कि ये अभी तक ये हुआ नहीं, ऐसा ही होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि कर्म बंध उसकी वजह से ज़्यादा होते हैं और मंजिल भी शायद उसकी वजह से थोड़ी दूर हो जाती है। तो शायद इस श्लोक का ये मतलब होना चाहिए कि कर्म करते रहो, फल की अपेक्षा तो रखेंगे, मोक्ष फल भले ही हम चाहते हो या जो भी हमारी मोक्ष कामना फल है, छोड़ दो, संसारी फल की हम बात कर रहे हैं अभी तो। हाँ वो भी हमको चाहिए, पर उसमें एंजाइटी क्रिएट नहीं करनी चाहिए। तो चाह करके करना चाहिए ना कोई कार्य। फिर डिजायर आ जाएगी तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा क्रिएट। इच्छा आ गई तो फिर वो दुख नहीं होगा, क्योंकि डिजायर जहां पैदा होती है वहीं दुख का कारण पैदा हो जाता है। इच्छाएं ही जो है मूल कारण है दुखों के। अब हम इच्छा लेकर के ही कार्य कर रहे हैं और एक तरफ कहा जा रहा है फल की इच्छा नहीं करो। हाँ, हाँ, उसकी वजह से दुख हो रहा है? नहीं, आसक्ति, इच्छाएं, डिजायर्स, यही तो मेन कारण है। हाँ महाराज जी, ये ध्यान में रखना चाहिए, जैसे हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं, हम जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, जिस बुक की पढ़ाई कर रहे हैं, इससे इस एग्ज़ाम में हम पास होंगे। लेकिन हमने पढ़ाई की, उसके बाद हम पास हुए या फेल हुए, ये हमें मैटर नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ उस डायरेक्शन में जाके हमें क्या मिलता है ये ध्यान में रख के हमें वो डायरेक्शन डिसाइड करने में हेल्प मिलती है। अब उसको हम लक्ष्य भी बोल सकते हैं या फिर कुछ और भी बोल सकते हैं। तो उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी, लेकिन वो हमारी इच्छा नहीं है कि हमें वो मिले ही, हम उस मार्ग पे चलेंगे। बिना इच्छा रखे आप करोगे मेहनत, वो डायरेक्शन लेने में हमें हेल्प मिलेगी उससे
कि हमें इस डायरेक्शन में चलना है तो हमें ये चीज़ प्राप्त हो सकती है। हाँ, अच्छा, ये चीज़ प्राप्त हो सकती है, कंफर्म नहीं है, आप श्योर नहीं है। मतलब इस रास्ते पे चलेंगे तो हमें अपनी मंजिल मिल जाएगी, मिल जाएगी, श्योरिटी नहीं है। इसकी श्योरिटी है, लेकिन हम उस पे चल पाएंगे या नहीं उसकी श्योरिटी नहीं है। अच्छा, हाँ, देखो एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हैं, कंसेप्ट बड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक 15 साल का बालक एक गुरु के पास जाता है। गुरु के पास जाकर के निवेदन करता है कि मुझे तलवार चलाना सीखना है। गुरुकुल की व्यवस्था थी पहले, वे गुरु सारी विद्याएं, सारी कलाएं, सब कुछ सिखाते थे, शास्त्र ज्ञान, विज्ञान, गणित, आयुर्वेद, ज्योतिष, सारी कलाएं, तलवार, अस्त्र शस्त्र, शास्त्र। वो जाकर के कहता है मुझे तलवार चलाना सीखना है, आप मुझे ये बताइए कि मैं कितने वर्षों की मेहनत के बाद एक एक्सपर्ट तलवार वाला चलाना वाला हो जाऊंगा। गुरु उस बालक को बड़े ध्यान से देखते हैं, उसकी इच्छा शक्ति को समझने की कोशिश करते हैं और कहते हैं यदि तुम मेरे बताए अनुसार प्रैक्टिस करोगे, सीखोगे, तो 5 साल में मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा तलवारबाज बना दूंगा। तो वो बालक कहता है 5 साल तो बहुत ज़्यादा होते हैं, अब इस कार्य को सीखने के लिए मुझे 5 साल देना पड़े? बोले कोई ऐसा रास्ता बताओ कि मैं उससे पहले सीख जाऊं, मैं मेहनत बहुत ज़्यादा करूंगा, प्रैक्टिस बढ़ चढ़ करके करूंगा। यदि मैं डबल मेहनत करने लगूं तो मुझे कितने वर्ष लगेंगे? गुरु महाराज कहते हैं अब 10 वर्ष लगेंगे तुम्हें तलवार में एक्सपर्टाइज हासिल करने के लिए। वो आश्चर्य से भर उठता है, अरे पहले आप कह रहे थे कि आप बहुत अच्छे से सीखोगे तो 5 साल में सीख जाओगे, और अब मैं कह रहा हूं कि मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डालूंगा उसमें, तो आप मुझसे कह रहे हैं 10 इयर्स। ये तो कोई बात समझ में नहीं है। क्यों भाई? गुरु ने क्या कहा? बोले अब 10 साल लगेंगे तुम्हें सीखने के लिए। सही उत्तर दिया गुरु ने। बोले बात नहीं समझे। बोले मैं उससे भी ज्यादा मेहनत करूंगा, जी जान लगा दूंगा, दिन रात एक कर दूंगा। मुझे ऐसा कोई शॉर्टकट बताओ, ऐसा कोई रास्ता बताओ, जैसा आप कहोगे बिल्कुल आपकी आज्ञा के अनुसार करूंगा। परिश्रम करूंगा, कम सोऊंगा, बिल्कुल ईमानदारी से सारी शिक्षा। बोले मेरे साथ परेशानी ये है कि मेरे घर में मेरे वृद्ध पिता हैं, यदि मैं इतने वर्ष यहाँ रुक गया तो मैं उनकी केयर नहीं कर पाऊंगा। मुझे जल्दी सीख करके उनके पास पहुँचना है ताकि मैं उनका ध्यान भी रख सकूं, उन्हें संभाल भी सकूं। और मैं इतने लंबे समय तक यहाँ रुक गया तो फिर उनके साथ कुछ भी हो सकता है। मेरी परेशानी ये है, आप समझने की कोशिश करो। इस परेशानी से मुझे ऊपर उठना है और तलवार भी चलाना सीखना है। मैं बहुत जल्दी खूब मेहनत करूँगा। अब गुरु महाराज कहते हैं अब तुम्हें 25 साल लगेंगे। क्या कहते हैं? बोले अब 25 वर्ष लगेंगे तुम्हें एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए। वो तो बोले गणित ही समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। आपको समझ में आ रहा? हाँ, फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या कहा? 5 इयर्स, 5 साल लगेंगे तुम्हें सीखने के लिए, और सीखना ही नहीं, अच्छी तलवार चलाना। तो बोला मुझे कुछ स्पीडली करना है। तो बोला फिर 10 साल। बोले और स्पीडली करना है तो 25 साल। क्यों? समझ में आ रहा है? बोले आपका गणित ज्ञान ही समझ में नहीं आ रहा मुझे, ऐसे कैसे होगा? जबकि होना क्या चाहिए, पहली बार में मैं 5 साल में सीखता था, यदि एक्स्ट्रा एफर्ट डालूंगा तो ठीक है, बहुत ज़्यादा रिडक्शन ना हो तो 5 से 4 इयर्स तो आ ही सकते हैं कि नहीं आ सकते? क्यों? कैसा होता है? होता है कि नहीं? आप एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे, स्पीडली चलोगे
तो जल्दी आपकी डेस्टिनेशन मिल जाएगी। ऐसे ही होगा कि नहीं? पर गुरु पूरा उल्टा कह रहे हैं उससे। बोले मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले ध्यान से सुनो, जब व्यक्ति सहज होकर के कोई भी कार्य करता है, अंदर से करता है, तो उसका आउटपुट बहुत इजीली मिलता है। अब तुमने कहा मुझे जल्दी करना है, देयर इज हरी। जब ये विचार मन में आने लगता है कि जल्दी करना, जल्दी करना, जल्दी पाना है, तो तुम कभी भी 100% एफर्ट नहीं दे पाओगे। आपकी सारी एनर्जी सिर्फ वहीं चल जाएगी। और तुमने ये कहा कि नहीं, ये मुझे और भी स्पीडली करना है, दिन रात एक कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, तो तुम्हारा एफर्ट और कम होता चला जाता है। यानी व्यक्ति जितना इसमें उलझता चला जाता है, किसमें उलझता चला जाता है? मुझे उस फल को प्राप्त करना है। कौन सा फल था उसके लिए? उसका लक्ष्य क्या था? तलवार चलाना सीखना है और मुझे जल्दी पाना है। जब व्यक्ति इस प्रकार की एक्टिविटी करता है तो कभी भी मंजिल को नहीं प्राप्त करता है। तो ये जो श्लोक में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जानते हो उसका अर्थ क्या है? आपसे एक दिन हमने एक बात कही थी, शायद याद हो, डिटैच्ड अटैचमेंट। इंटेंसली अटैच योरसेल्फ टू द प्रोसेस, एट द सेम टाइम डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द रिजल्ट। इसका मीनिंग यह है, प्रोसेस में आप 100% जुड़ करके, अपेक्षाओं से भर करके, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से जुट जाओ, लेकिन जब फल प्राप्ति की बारी आए, जब यह दिखने लगे कि मुझे फल चाहिए, उस समय आप उस रिजल्ट से अपने आप को डिटैच कर लो। जब मेहनत करने की बात हो तो 110% डिवोशन चाहिए, वो अटैचमेंट का भाव चाहिए। यदि वह अटैचमेंट का भाव आ गया आपकी प्रोसेस में, तो रिजल्ट अपने आप मिलेगा ही मिलेगा। बात समझ में आ रही? जो स्टूडेंट जब स्टडी करते हैं, एग्जाम के लिए जाते हैं, क्या सोच करके जाते हैं? उनका फोकस कहां रहता है? सबका बताना। फोकस कहां रहता है सबका? हाँ, पेपर अच्छा लिखना कि रिजल्ट अच्छा चाहिए? कहां रहता है? जब आप इंटरव्यू फेस करने जाते हो, आप लोग बहुत अच्छे से बतला सकते हो, किसी भी कंपनी का इंटरव्यू फेस करने जाते हो, किसमें आपको सिलेक्शन इजीली हो जाता है? क्या चलता है अंदर ही अंदर? हाँ, तो जब इंटरव्यूज चलता है उस समय अगर हम रिलैक्स रह के, या फिर जो जिस बात पर डिस्कशन हो रहा है अगर हम उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करते हैं तो बेटर होता है, एज कम्पेयर टू हमारे दिमाग में चलता रहेगा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। नहीं, इतना परसेंट का इतना पैकेज मिलेगा, इतना ही चाहिए मुझे। यदि ये सोच करके जब व्यक्ति जाता है तो वो 100% डिलीवर कर ही नहीं पाता होगा। ऐसे ही है ना? एक एग्जाम फियर होता है ना? तो वो फल को लेकर के, वो रिजल्ट को लेकर के वो फियर पैदा होता है, डिलेमा प्रिय पैदा हो जाता है। वो व्यक्ति उसी में, वो बच्चा उसी में उलझते जाता है। और जो स्टूडेंट रिजल्ट को भूल जाता है, जो होगा मुझे तो 100% एफर्ट इसमें देना है बस, और किसी में नहीं देना है, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ऐसी है ना? कैसा है? एग्जाम इज हाउ वेल यू प्रिपेयर्ड देन हाउ यू आर। तो हमारा फोकस रिजल्ट की ओर होना चाहिए कि प्रोसेस की ओर होना चाहिए? प्रोसेस पर। हाँ, तो डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द रिजल्ट, लेकिन एट द सेम टाइम अटैच योर सेल्फ टू द प्रोसेस।
जितना हम मंजिल को चाहते हैं, काश उतना हम मार्ग को चाह ले, उतनी ही दिल लगी से। तो कहना है क्या? आप सुख चाहते हो, हर व्यक्ति सुख चाहता है। सुख के मार्ग को चाहते हो क्या? हर व्यक्ति मोक्ष चाहता है, मोक्ष के मार्ग को कितने लोग चाहते हैं? हम सुख को चाहते हैं, सुख के मार्ग को चाहते हैं। फल की अपेक्षा नहीं करो, इसका अर्थ क्या है? फल की अपेक्षा करो भी, फल की अपेक्षा नहीं भी करो। जो व्यक्ति अंदर से फल चाहता है, जो व्यक्ति अंदर से सुख चाहता है, वो रिजल्ट नहीं देखेगा, वो हमेशा प्रोसेस को देखेगा। वो मंजिल को नहीं देखेगा, वो हमेशा रास्ते को देखेगा। वो साध्य को नहीं देखेगा, वो साधन को देखेगा। हाँ, एक बार प्लानिंग कर लेगा कि ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरी डेस्टिनेशन है, पर उसके बाद भूल गया। अब सारे एफर्ट्स जो है उस प्रोसेस में, उस रास्ते में, उस मार्ग में, आप लोगों के साथ क्या होता है? अब आप बताना। क्या होता है? कैसा होता है? रियल लाइफ में क्या होता है? जब जब आपको चिंताएं पैदा होती हैं, दुख के क्षण आते हैं, टेंशन क्रिएट होने लगता है, जो आप चाहते हैं वो नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिल पाता है? कहां भूल रह जाती है? अब जब हमने उसमें कहा कि मोक्षेपि यस्य नाकांक्षा स मोक्षम अधिगच्छति, जिसकी मोक्ष में भी आकांक्षा नहीं होती वो मोक्ष जाता है, जिसकी सुख की आकांक्षा नहीं होती उसे सुख मिलता है। और दूसरी तरफ कहा कर्मों का क्षय हो, दुखों का क्षय हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। यानी दो तरीके हैं। जब हम प्रवृत्ति में हैं, मेहनत कर रहे हैं, उस समय अपेक्षा सहित। लेकिन एक स्टेज वो आती है जब वो हमारे हाथ में नहीं होता है। स्टूडेंट के हाथ में पेपर लिखना होता है, बस उसके बाद वो भूल जाए, जो हो सो हो, जैसा होगा सो होगा। एग्जाम के पहले भी वो भूल जाए। जो 100% रिलैक्स्ड रहता है स्टूडेंट, देखना वही अच्छा परफॉर्म कर पाता है। और जो पहले से टेंस्ड होना शुरू हो जाता है, वो हमेशा परफॉर्म कर ही नहीं पाता। बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है। कोचिंग क्लासेस में जहाँ प्रिपरेटरी एग्ज़ाम्स होती हैं, वहाँ तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं वो। हाँ, वीकली टेस्ट्स होती हैं, मॉक टेस्ट जहाँ होती हैं, उनका रिजल्ट मॉक टेस्ट में A1 फर्स्ट क्लास आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिलेंगे जो टेस्ट सीरीज होती है ना, एग्जाम टेस्ट सीरीज, चाहे IIT की प्रिपरेशन कर रहे हो, PMT कर रहे हो, किसी भी प्रिपरेशन में कर रहे हैं, तो मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन फाइनल टेस्ट में वो परफॉर्म ही नहीं कर पाते। ऐसा क्यों हो जाता है उनके साथ? जो 98, 99 परसेंटाइल लेके आ जाते हैं, बल्कि 100 परसेंटाइल लेके आ जाते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट की जब वो एग्जाम्स होती हैं, तो सीरीज होती है, उसमें 1 महीने तक तो सिर्फ टेस्ट सीरीज ही चलती रहती है ना, और उसमें रिजल्ट गजब का रहता है उन बच्चों का। लेकिन जैसे ही फाइनल एग्जाम आती है, वो रिजल्ट एकदम डाउन हो जाता। रीजन क्या उसके पीछे? क्यों? रीजन क्या होता है? एग्जाम फियर, वो फल की अपेक्षा। क्या होगा, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, नहीं हुआ तो वो कितने में कट ऑफ जाएगा। नहीं, वो जो भाव पैदा होता रहता है, वह भाव उस स्टूडेंट के लिए 100% डिलीवर कर ही नहीं पाता, वो कर ही नहीं पाएगा। और रियल लाइफ में भी सबके साथ ही ऐसी होता है। सबके साथ उठा करके देखना, जब जब
हमारे मन में ये डिलेमा क्रिएट होने लगे, क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं, चिंता का भाव पैदा होने लगेगा। हम सारी एनर्जी को उसी में यूटिलाइज करना चाहते हैं। हमारा परफॉर्मेंस वहीं गया, बिल्कुल चला गया। भूल जाओ उसको, जो होगा सो अच्छा होगा, जैसा होगा सो। जब हम उसे भूल जाते हैं उस समय हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है। आप लोगों ने तो फेस भी किया होगा, आईटी प्रोफेशनल से सभी लोग, आप इंटरव्यूज लेते भी होंगे, कंडक्ट भी करते होंगे, दिए भी होंगे कई जगह। हाँ, ऐसे ही होता है कि नहीं होता? जिंदगी के पलों में, क्षणों में भी ऐसे ही होता है ना। अब उन्हें पकड़ने की कोशिश करें जो आपकी चिंताएं, जो आपके दुख हैं। आपकी अपेक्षाएं किस में हैं? आपके रास्ते में हैं कि आपकी अपेक्षाएं आपकी मंजिल में हैं? कहाँ रहती हैं अपेक्षाएं? कौन सा भाव हमेशा मन में पैदा होता रहता है? जहां जहां आप असफल हुए हैं, आपको सक्सेस नहीं मिली है, जो फेल्यूर्स का सामना आपको करना पड़ा है, उस घटनाक्रम को याद करने की कोशिश करो। सभी लोगों से कह रहे हैं, उसे देखो, दूसरों की छोड़ दो, अपनी ही देखो। बहुत सारे ऐसे मोड़ आए होंगे आपकी लाइफ में जहां आपको सक्सेस नहीं मिली होगी, जहां परेशान रहे होंगे, बहुत सारे आए होंगे। और उसका थोड़ा सा एनालिसिस करना सीखो, क्यों वैसा हमारे साथ घटा? क्यों निश्चल? महाराज जी, पर एक ये भी होता है कि जो चीज़ आप पाना चाहते हो, हाँ, उसके लिए एक भाव बनाते रहना चाहिए। जैसे अपन कुछ भाव होते हैं अपने, अब आप कहना चाहते हो तो वो, और इसमें फिर एक ड्रीम हमेशा होना चाहिए। लोग कहते हैं ना, थिंक बिग, ड्रीम बिग, सी बिग, विजुलाइज बिग, है ना। जो हम पाना चाहते हैं बार बार उसके बारे में सोचो। अब हाँ, देखना, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कि कहा तो जाता है ना। वो जितने भी मैनेजमेंट गुरुज होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, जिनकी बहुत सारी बुक्स निकली है, सक्सेस पाने के 101 तरीके, है ना। नहीं, हाँ? लाखों रुपए कमाने के 101 फार्मूलेज, वो खुद करोड़ों में, वो हजारों में है, लेकिन वो 101 फार्मूले लिख करके चले गए होंगे। बहुत सारे स्पीकर्स आपको मिल जाएंगे ऐसे बोलने वाले। बोला भी जाता है अपने इसमें गुरु और अन्य गुरु भी वो, कहते हैं, जैसे हाँ, भावना बोलो, बातें रहिए, भावना, हाँ, भावना भवनाशिनी, जैसे हाँ, प्रकाश। भावना भवनाश, आप जो हम भावना पाना बातें चाहते हैं उसकी उसकी भावना, सोचना, उसकी बारे में सोचना चाहिए। भावना, हाँ। हमने भी बोला था एक बार, हाँ। तद्ब्रूयात् तत्परान प्रच्छेद तदिच्छेद तत्परो भवेत, है ना। 4 चीजें हैं उसमें। तद्ब्रूयात्, वही बोले हैं, तत्परान प्रच्छेद, दूसरों से वही पूछें, तदिच्छेद, उसकी इच्छा करें, तत्परो भवेत, उसमय हो जाएं, तत्पर हो जाएं, उस रूप हो जाएं, उस रूप जीने लगे आप जो आप होना चाहते हो। तो इसको प्रोसेस में रखें या लक्ष्य में रखें? आप बताओ किस में रखना चाहिए? हाँ, आप बताओ किस क्योंकि में रखना वो चाहिए? भावना तो जब तक लक्ष्य हो नहीं जाता तब तक तो वो भावना भाते रहेंगे। भावना भाना अलग है, इसमें टेंशन नहीं होता है, इसमें एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है, मुझे हाँ। पाना। ये हमने सोच लिया, डिसाइड कर लिया, प्लानिंग कर ली, अब इसके बाद क्या करना है, हाउ टू अचीव, उसे सोचना है। वो मिलेगा कैसे, यह सोचना है। अब मुझे सुख चाहिए, तो सुख मिलेगा कैसे? आप जब ये भावना कर रहे हैं तो कहीं चिंता पैदा नहीं हो रही इस भावना में, समझना। यहां कहीं एंजाइटी पैदा नहीं हो रही है कि मुझे, मेरा ये सपना है, मुझे ये पाना है, ये मेरा लक्ष्य है। इसमें कहीं एंजाइटी पैदा नहीं हो रही है। एंजाइटी कहां पैदा हो रही है, चिंता कहां पैदा हो रही है? होगा या नहीं होगा में। हाँ, पेपर तो है, आज एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है, कट ऑफ कितना जाएगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इंटरव्यू फेस करना है, 3 राउंड हो चुके हैं, आज फाइनल राउंड है ना। हाँ।
एक कॉर्डलेस और दे देना। महाराज जी कई बार तो ऐसा होता है कि मेरा पेपर कैसा गया उससे ज़्यादा दुख तब होता है जबकि दूसरे का पेपर अच्छा चला गया। नहीं, ये तो बहुत बाद में आता है। नहीं नहीं, ये तो पेपर होने के बाद की बात है, हम पहले की बात कर रहे हैं अभी। ये तो आपने जब पेपर लिख लिया, सब कुछ एग्जाम हॉल से बाहर आ गए, ये तो फिर आपस में डिस्कशन करते हैं, वो तो अलग ही चीज़ हो गई, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आफ्टर एग्ज़ाम वो सिर्फ डिस्कशन की बातें रह जाती, उसमें कुछ नहीं होता। उसके बाद आप प्रार्थना करो, गुरु के पास आशीर्वाद लेने जाओ, चढ़ावा चढ़ाने जाओ, दान देने जाओ कि मेरा रिजल्ट आ जाए, ये सब बेवकूफ़ी वाली बात है, इससे कुछ होता ही नहीं। क्या होना, जो होना था वो हो चुका है, जो आपको लिखना था वो लिख चुके हैं। तो वो आफ्टर एग्जाम वाला डिस्कशन, उससे वो मैटर ही नहीं कर रहा अभी। बिफोर एग्जाम वाला, उसमें सब कुछ प्रॉब्लम होता है, क्रिएट वहीं से होता है, समझना। तो जब ड्रीम बड़े बनाने की बात की जाती है, लक्ष्य को ऊंचा बनाने की बात की जाती है, सुख को पाने के लिए उसी को कहना, उसी को देखना, उसी की भावना भाना, उसी के सपने देखना, उसी को पढ़ना, उसी को बोलना, बिल्कुल होना चाहिए। पर ये किस लिए? ये हमें मोटिवेट करता है अपने उस मार्ग में 110% डिवोशन लाने के लिए, समझना। यहां पर वो डिवोशन का भाव आएगा, इसलिए ये बहुत जरूरी है, होना चाहिए। हम नहीं करें कि नहीं होना चाहिए, सपने ऊंचे देखना चाहिए, लक्ष्य बनाना चाहिए, क्योंकि हम भी कहते हैं, आचार्य भगवान कहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो, दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो। लेकिन जब प्रोसेस की बात आई तो उसमें वो रिजल्ट किस प्रकार से आएगा, यह सोचने की बात है। कहाँ हम अटक रहे हैं, इसे थोड़ा सा एनालाइज करना है, और ये बहुत जरूरी चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अधिकतर लोग यहीं फंसते हैं, जो अटेम्प्ट नहीं करते उनको तो कोई लेना देना ही नहीं, लेकिन जो एकदम मंजिल के निकट आकर के फेल हो जाते हैं। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स की संख्या कहाँ होती है? जो 95 से 96, 97% में आकर में उसमें रुक जाते हैं, और कट ऑफ 98, 99 चला जाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स उसमें होते हैं। ऐसी होता है कि नहीं? जी महाराज जी। जो एफर्ट डालते हैं पूरा, लेकिन वो क्यों पीछे रह जाते हैं? बस उस टाइम जहां 100% डिलीवर करना चाहिए, बस उस टाइम वो चिंता का विषय बन जाता है। उस टाइम बहुत ज्यादा डीप में ये चलता है कि वो चाहिए, वो चाहिए, कैसा होगा, नहीं होगा, बस। और ये हमें पीछे लेकर के चले जाता। अब आपकी चिंता का कारण आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कौन कौन से हैं, उसे एनालाइज करो, बताइए। जब फल प्राप्ति की बारी आती है, समय आता है, अथवा उससे पहले ही आपकी थॉट प्रोसेस कैसे चलने लगती है? कोई इसमें डाउट है शिरीष जी? हाँ हाँ, कुछ डाउट है? समझ में नहीं आया महाराज जी, किस चीज का डाउट? जो हम कह रहे हैं, हम अपना 100% डिलीवर क्यों नहीं कर पाते अपनी प्रोसेस में, अपने रास्ते में? नहीं, डाउट नहीं है, डाउट नहीं है उस बात पे कि हाँ? वो जो एंग्जाइटी है वो उसे नुकसान करती है उसमें। वहीं आकर के व्यक्ति फंसता है शायद, ऐसी है ना? हाँ जी महाराज जी। चाहे स्टूडेंट की लाइफ देख लो, चाहे प्रोफेशनल्स की लाइफ देखो, चाहे फीमेल की लाइफ देखो, चाहे बच्चों की लाइफ देखो, चाहे पेरेंट्स की लाइफ देखो, कहाँ आकर के फंसते हैं व्यक्ति। इवन हम साधु के जीवन में बताते हैं, साधु को अलग संलेखना होता है, समाधि होता है, कई की नहीं हो पाती, नहीं हो पाती, वो भी उसमें अटक जाते हैं। क्या हो रहा है, क्या पूछना है? नहीं महाराज जी, जो डिटैच्ड अटैचमेंट की आपने बात बोली थी ना, हाँ। वो थोड़ा अच्छे से नहीं स्पष्ट हो पाया। हम ये कह रहे हैं अटैचमेंट रखना भी है और एट द सेम टाइम डिटैचमेंट रखना है। तो अटैचमेंट किससे? प्रोसेस से, मार्ग से, उस रास्ते से। डिटैचमेंट उस
फल की बात से, क्योंकि परेशानी जैसा हमने सोचा था वैसा फल नहीं मिलता है तो दुख होता है सबसे ज्यादा, है ना। दुख कब होता है, टेंशन कब क्रिएट होता है, हमने सोचा था ऐसा मिलना चाहिए, 99 परसेंटाइल आना था, 96 पे आगे अटक गए। तो अटकता क्यों है, यानी जहां प्रोसेस में अटैचमेंट रखना था वहां नहीं रख पा रहा है ना वो प्रोसेस के समय सिर्फ वो बार बार वो सोच रहा है 99 आएगा कि नहीं आएगा, कैसे आएगा कैसे आएगा, कैसे, उसमें उलझा हुआ है वो। तो डिवोशन हमें इस प्रोसेस में लाना है पूरी लगन से। उस समय यह भी भूल जाना है कि कितना कट ऑफ है, होगा कि नहीं होगा, कैसा होगा, कहाँ मिलेगा, कौन सी कॉलेज मिलेगी, कौन सी ब्रांच मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये सब भूल जाना। क्योंकि जो एग्जाम्पल हमने दिया, जो उस गुरु ने कहा था, मुझे जल्दी तलवार चलाना सीखना है, सहजता गायब हो गई, हरिनेस आ गई वहां, शीघ्रता, जल्दी करना है। जहां ये जल्दी का भाव आया तो गड़बड़ होना प्रारंभ हो ही जाएगी, क्योंकि हमारी 100% एनर्जी तभी आएगी जब हम उससे अटैच रहेंगे, सही तरीके से अटैच रहेंगे। फिर उसने कहा नहीं मैं और एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करूंगा, तो बोले और डबल टाइम लगेगा, पहले 5 साल लगते थे अब 10, बोले 25 साल लगेंगे। क्योंकि जब आप सीखोगे तो उस समय आपके बैक ऑफ माइंड यही चलता रहेगा, ज्यादा मेहनत करना है, ज्यादा करना है, ज्यादा चलाना है, आएगा नहीं। जब स्टडी करता है, लास्ट ईयर 98.6 में कट ऑफ था, अभी जो है क्लास एग्जाम में जो आ रहा है मेरे 98 आ रहा है, बस वहीं पे उलझ करके रह रहा है। 3 इंटरव्यू फेस कर चुका हूँ, 3rd राउंड तक पहुँचता हूँ, 4th में अटक जाता हूँ। क्या होता है, टेक्निकल क्लियर हो जाता है, उसके बाद वाले राउंड में अटक जाता हूँ। ऐसी होता है कि नहीं, कैसा होता है? हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो पास होते हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट वाले ही होते हैं। जनरली जो 3rd 4th अटेम्प्ट वाले होते हैं उनको, अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब फर्स्ट सेकंड में हो जाते हैं, नहीं सबसे ज्यादा निकलने वाले वही लोग होते हैं मैक्सिमम, बिकॉज उनके पास वो स्ट्रेस लेवल नहीं होता है उस समय, बहुत कम होता है। उनका डिवोशन बहुत अच्छा रहता है उस समय, वो सारी एनर्जी टेंशन फ्री होकर के यूटिलाइज करते हैं। वो कैसे होता है, वो हमेशा प्रिपेयर रहते हैं एट द मोस्ट, क्या होगा नहीं होगा ना, बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। यदि हम उसके लिए तैयार हैं तो हमारी एनर्जी हमेशा 100% आएगी। हमारा बैकआउट माइंड उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि क्या होगा एट द मोस्ट, सिलेक्शन नहीं होगा ना, तो रिलैक्स हो जाता है, वो टेंशन में नहीं रहेगा। जब वो एग्जाम हॉल में जाएगा तो अपने आप उसे आंसर आते चले जाएंगे, क्योंकि इसकी सारी एनर्जी, इसका सारा माइंड जो है उस सही डायरेक्शन में करेगा। और जो है बैक ऑफ माइंड ही चलेगा, दिन नहीं हुआ तो, यानी हम पहले से इसके लिए तैयार हो जाएंगे, वर्ष से वर्ष क्या होगा। The person who has nothing to lose always perform better. जब खोने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं तो क्या करना है, तो जो भी होगा हमारे पास पाने के लिए होगा। तो जब उसकी थॉट प्रोसेस ऐसी आ जाएगी कि मुझे कुछ खोना ही नहीं है, ये डर निकल गया उसके भीतर से, ये फियर निकल गया उसके भीतर से, वो फियर गायब होते ही अब सारा जो एनर्जी है, सारा थॉट प्रोसेस है, प्रॉपर डायरेक्शन में चैनलाइज होने लगेगा अपने आप ही। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? समझ में आ रहा है। हाँ, हम लास्ट मोमेंट में जाकर के डगमग कर जाते हैं। जब मंजिल की ओर पहुंचने होते हैं उस समय हमारी एनर्जी, जब क्रिकेट मैच में नर्वस 90s के शिकार बहुत सारे प्लेयर हो जाते हैं। सुना होगा ना, बेसिकली नर्वस 90s क्या है, नर्वस 90 क्या होता है? हाँ, जो प्लेयर 90 रन तक बड़े अच्छे से खेल रहा था, बहुत अच्छे से 6 4 मारते रहता था, बड़े अच्छे से खेल रहा था, जैसे ही 90 की रेंज में आया
अब क्या हो गया? कितने अच्छे से अच्छे टॉप मोस्ट प्लेयर जो हैं, कितने सारे ऐसे होंगे जो नर्वस 90 के शिकार होते हैं। उस 90 की रेंज में आते ही अब माइंड में क्या चलता लगता है? सेंचुरी होगी कि नहीं होगी? अब सेंचुरी बनाना है, कॉशियसली खेलना है, अब एक एक बॉल को बहुत अच्छे से देखना है, कहीं मिस्टेक मुझसे ना हो जाए, बस ये थॉट प्रोसेस शुरू होती है और वहीं आ जाता है वो। अच्छे अच्छे टॉप प्लेयर को उठा करके देखो, उठा करके देखो, उनकी हिस्ट्री चेक करना, कितने बार वो नर्वस 90s के शिकार हुए हैं। एक ऐसा प्लेयर था जो इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन था, MS धोनी, जिसे कहा जाता था कैप्टन कूल, कहा जाता था ना, यही कहा जाता है। और वो लास्ट मोमेंट में अच्छा परफॉर्म करता था हमेशा, 6th बैट्समैन के रूप में आता था। आपने शायद देखा होगा क्रिकेट, कब आता था खेलने के लिए? वो 6th अथवा 7th डाउन, उसी में आता था, और उस समय वो अच्छे से परफॉर्म कर जाता था। क्यों कर जाता था? मेरे पास कुछ खोने के लिए है ही तो सारी एनर्जी जा रही है, प्रोडक्टिव फॉर्म में जाती है। जो 96, 97, 98% में रुक जाते हैं बच्चे, वो उस नर्वस 90s के शिकार होते हैं। ठीक ना, समझना। भी जब निकट आने के होते तब घबराने लगते हैं। बहुत सारे लोग बस वहां अटकते हैं, और ये सबसे बड़ा हमारे दुख का कारण होता है। तो होना क्या चाहिए? हम सिर्फ अपने मार्ग के बारे में, रास्ते के बारे में सोचें। क्या चिंता करना? जब मेरा रास्ता अच्छा है, मैं सही चल रहा हूं, मैं सही सारे कार्य कर रहा हूं, जैसा लिखा गया है वैसा कर रहा हूं, जैसा बताया गया है वैसा मैं कर रहा हूं, तो रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा ही आएगा। उसमें क्या चिंता करना रिजल्ट की? आएगा कि नहीं आएगा कि नहीं। बस उस मंजिल में नहीं, मार्ग में ही व्यक्ति अटकता है, और मार्ग के समय ही यह डिलेमा में आने लगता है। इसलिए वहां पे लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा नहीं करो। इनिशियली तो फल की अपेक्षा रहेगी, क्योंकि बिना लक्ष्य के वो कर्म भी नहीं करेगा। फल को सोच करके ही करेगा, लक्ष्य को सोच करके ही करेगा। उसने प्लानिंग बना ली। अब आपने किसी कार्य की प्लानिंग बना ली, तो क्या 24 घंटे साल भर से प्लानिंग का डिस्कशन करते रहोगे क्या? हाँ, ऐसी बिल्डिंग बनाना है, ऐसी इसकी इंटीरियर होगा, ऐसा एक्सटीरियर होगा, ऐसा लुकआउट होगा, ऐसे साइज रूम का होगा, ऐसा ये होगा, वैसा होगा। प्लानिंग में कितना समय दिया जाता है? क्यों? प्लानिंग में कितने? पूरा साल से प्लानिंग के लिए। लक्ष्य के बारे में कब तक सोचा जाएगा? डिसाइड कर लिया ये हमारा टारगेट है, ये लक्ष्य है, बस हो गया। अब हमें सोचना अपनी उस मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते के बारे में, कैसे हम पहुंचेंगे। हमें सुख पाना है, तुम कहां अटक रहे हैं? देखो कहां अटक रहे हो। निश्चिंतता, निर्विकल्पता, आनंद वहां आता है जब व्यक्ति पूरा टेंशन फ्री होकर के अपने रास्ते में जुटा रहता है, भूल जाता है। इसलिए उस गुरु ने कहा, जैसा मैं बताऊंगा तुम सहजता से सीखोगे तो 5 साल में सीख जाओगे तलवार चलाना। लेकिन उसने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया, नहीं मुझे जल्दी सीखना है, तो बोले 10 साल लगेंगे अब तो तुम। उसने और एक्स्ट्रा दिमाग चलाया है, मैं और एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करूंगा, तो बोले 25 साल। सबके साथ ऐसे ही होता है। आपको भी जल्दी चाहिए, आपको भी शॉर्टकट चाहिए, आप उसमें आकर के उलझ रहे हैं, होगा कि नहीं, गई खत्म। क्या हो रहा है? कोई कंफ्यूजन हो रहा है? क्या पूछ रहे थे आप? नमस्ते। जिस सिचुएशन में जो चीज़ें उसके कंट्रोल में है, अगर उसी चीज़ों को वो उस प्रोसेस पे उसको विश्वास रखे, श्रद्धा रखे, और उस चीज़ों को उस माइंड वहाँ से हट नहीं दे, हाँ, तो उसको वो चीज़ें उसको आसान हो जाएगी। हाँ, तो होता है जब चीज, एक दिन हमने कहा था, जब चीज़ें हमारे कंट्रोल में है ही नहीं तो क्या टेंशन लेना। हाँ, वो फ्लो चार्ट याद रखना। इफ वी डू हैव एनी प्रॉब्लम, आपके पास सॉल्यूशन है, देन डोंट वरी, नो नीड टू वरी। इफ यू डोंट हैव एनी सॉल्यूशन, देन आल्सो नो नीड टू वरी। जब सॉल्यूशन ही नहीं तो क्या कर सकते हैं हम? जो चीज हमारे हाथ में है ही नहीं, हम कितने भी हाथ पैर मार लें, हम कुछ नहीं
रिजल्ट ला ही नहीं सकते, शांति से बैठो बढ़िया। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि आपने बताया प्रोसेस पे फोकस करना है, लेकिन स्पीड और एजिलिटी जो है वो भी आजकल इम्पोर्टेंट रहती है। नहीं वो तो है इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो डिवोशन रहेगा तो अपने आप ही वो स्पीड से करेगा ही। स्पीड से यानी जैसी रिक्वायर्ड है वैसी स्पीड चाहिए। जो गुरु ने कहा था जैसा मैं बताऊंगा यदि वैसा तुम सीखोगे, वैसा करोगे, एफर्ट दोगे तो तुम 5 साल में सीख जाओगे। लेकिन वह अब अपना दिमाग लगा करके मुझे शॉर्टकट चाहिए, जल्दी करना है, जल्दी करना है, उसकी हम बात कर रहे हैं। जितनी रिक्वायर्ड है वो तो होना ही चाहिए। वो कब आएगी स्पीड? जिस डिवोशन को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं उस डिवोशन से करेंगे तो आएगी। हमारे कार्य वहीं बिगड़ते हैं जो फियर क्रिएट होता है। उसके पहले एग्जाम फियर होता है, इंटरव्यूज फियर होते हैं। और कब कब हो जाते हैं आपके साथ ऐसे फियर क्रिएट? कब कब होते हैं? और बताना कब? आप तो कई इंटरव्यू कंडक्ट करते होंगे, आपने देखे भी होंगे। हाँ महाराज जी, तब होता है जब हम एक तो हमारे को रिजल्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है कि मेरे को ये अचीव ही करना है। हाँ। दूसरा है जो आपने जैसे बोला ओवर स्पीडिंग, जब हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। हाँ, ओवर स्पीडिंग जो है किसी भी चीज़ के लिए, जैसा आपने भी बताया, तो वो चीज़ें भी फेलियर का कारण हो जाती हैं। और इंस्टेंटली चाहिए, मतलब जो होता है, तो वो आकुलता ज़्यादा पैदा करती है और हम जो है अपना बैलेंस खो देते हैं। यानी जहाँ भी हमने अपनी सहजता खोई, चाहे ओवर स्पीड को लेकर, चाहे डिलेमा को लेकर, तो हम गए काम से। जहाँ भी सहजता गई तो गए काम से, फिर रिजल्ट नहीं मिलना ही नहीं है। फिर कितना भी टैलेंट हमारा हो, हम कितना भी टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे हों, घर में बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे हों, वो मैटर करता ही नहीं है। एट दैट मोमेंट हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, जब वहाँ नीड है उस समय हमारा परफॉर्मेंस कैसा, वो मैटर करता है। इसलिए वहां पे लिखा है कर्म करते चले जाओ, फल की इच्छा ना करो। वो सही लिखा है, गलत नहीं है। अब जैसे अपने आगम में लिखा है कि मोक्ष की इच्छा ना करो, उसे को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये कब? जब व्यक्ति प्रोसेस में जुट जाता है, जब प्रवृत्ति में आ जाता है, जब मार्ग में चलने लगता है। उसके बाद जब वो ध्यान में बैठता है, निवृत्ति में आ जाता है, छोड़ दो मेरा लक्ष्य क्या है, अब मैं पूरी तरह उस प्रोसेस में उतर चुका हूँ और सही प्रोसेस कर रहा हूँ, तो लक्ष्य अपने आप ही मिलेगा। उस कंडीशन में, उस फेज में आकर लिखा कि मोक्ष की भी इच्छा मत करना। इनिशियली नहीं लिखा, इनिशियली यही लिखा है जब प्रवृत्ति में होते हैं, व्यवहार में होते हैं, तो साधु की लिखा है प्रवृत्ति कर रहे हो तो क्या सोच करके करना, मुझे दुखों के क्षय की प्राप्ति हो, कर्मों का मेरा क्षय हो, समाधि पूर्वक मरण हो, सुगति में मेरा गमन हो, जिनेंद्र भगवान की गुणों की संपत्ति की मुझे प्राप्ति हो। इनिशियली ये भाव है, इनिशियली ये फल की अपेक्षा है। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रेजुअली चलने लगे, ऊपर पहुंचता है, वो ध्यान की स्टेज में आता है, निवृत्ति की स्टेज में आता है वो साधक, तो आचार्य भगवान कहते हैं उसे भूल जाओ, अब लक्ष्य भूल जाओ, अब ये भी भूल जाओ कि तुम्हें मोक्ष चाहिए। क्यों ऐसा कह रहे हैं? आचार्य भगवान कह रहे हैं मोक्षे भी यस्य न आकांक्षा, जिसकी आकांक्षा मोक्ष में नहीं होती उसे मोक्ष मिलेगा। यदि वो मोक्ष की इच्छा कर रहा है, ये चाहिए चाहिए, तो 100% नहीं डिलीवर करेगा। कि उसे प्राप्त करने के लिए 99.99 भी नहीं कार्य नहीं करेगा, वो भी फेलियर है। उसके लिए तो 100 चाहिए। और वो एग्जैक्ट 100% तब आएगा जब वो व्यक्ति सारे बातों को भूल करके सिर्फ उस प्रोसेस में 100% डिवोशन से लग जाएगा। जीवन में सिर्फ चिंताएं वगैरह सब हो रही है ना, सब इसीलिए हो रही। तो एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा लगता है हमें कि हाँ देखना, बच्चों के साथ भी होता है, आप लोगों के साथ भी होता है। जब आपको कहीं ट्रेन पकड़ना हो, बहुत स्पीडली आप ड्राइव करते हैं, एयरपोर्ट पहुंचना है, चेक इन टाइम हो रहा है और ये देखना, वहीं में आके प्रॉब्लम हो जाता है। और जब आप एकदम रिलैक्स होकर के ड्राइव करते हैं तब इजीली आप पहुंच भी जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो टेंशन आता है लास्ट मोमेंट में, हम जो विचार करने लगते हैं, जो आकांक्षाएं करने लगते हैं, जो चिंता करने लगते हैं, हाँ इस बार उस पार, इस बार है ना, है ना, हाँ ना, वहीं जाकर के गाड़ी
बिगड़ती है। हमने तो अभी तक यही समझा है। आपको इसमें कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं, क्या लग रहा है? हाँ सही है महाराज जी। हाँ, क्या डिटैच अटैचमेंट? तो अटैचमेंट तो प्रोसेस से रखना, हम ये कह रहे हैं, अपने मार्ग से, पढ़ाई से, अपने वर्क से, जो ड्यूटी आपको परफॉर्म करना, अपने कर्तव्य से। कर्तव्य का पालन बहुत अच्छे से जी जान लगा करके करो, लेकिन जब फल की प्राप्ति की बात आए तो भूल जाओ। जैसे एक माँ है, पिता है, बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं। यदि वो यह सोच करके बड़ा कर रहे हैं कि बुढ़ापे में मेरा बहुत ध्यान रखेगा, बहुत सेवा करेगा, हॉस्पिटल लेकर के जाएगा, खिलाएगा पिलाएगा, और वह उतना नहीं आपका अनुसार डिलीवर कर पाया, तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। मैं तो सोचता था कि हर साल मुझे घुमाने के लिए तीर्थ यात्रा कराने ले जाएगा, ये तो 2 साल में एक ही बार लेकर के जाता है। देखना, आप वह फल भूल करके सिर्फ डिवोशन के साथ अपना कर्तव्य, पूरी ड्यूटी परफॉर्म करो अच्छे से। तो ड्यूटी में तो अटैचमेंट 100% रखो, डिवोशन 100% रखो, बस उस ड्यूटी को परफॉर्म करने के बाद जो फल मिलने की बात आ जाए, वहां से अपने आप को डिटैच कर दो, छोड़ दो। मेरा भाग्य अब जैसा होगा, मेरे भाग्य में जो लिखा होगा। अब यहां से आता है विपाक विचय धर्म ध्यान। कर्म का फल जैसा मिलना होगा उसमें मुझे कोई आसक्ति नहीं, जैसा रहेगा मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा, उसे स्वीकार कर लूंगा। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? सो महाराज जी, स्पेशली टीनेजर्स की अपब्रिंगिंग के लिए होता है, थोड़ा उजड्ड होते हैं। हाँ, और उस समय हमारे भाव ज़्यादा खराब होते हैं। नहीं, वो तो पेरेंटिंग है, अच्छी पेरेंटिंग। वो तो भाव खराब नहीं कहे जाते, वो तो पेरेंटिंग कही जाती है कि बच्चा गलत लाइन पे ना चले जाए। आचार्य भगवान ने एक हाइकू लिखा है, शिष्य और नहीं, भविष्य ही क्या शिष्य का जहाँ डांट ना हो, बिना डांट के भविष्य ही क्या शिष्य और शीशी का। शीशी में डांट ना हो तो तेल गिर जाएगा, और शिष्य पे डांट ना हो, पुत्र पे डांट ना हो, तो वह उसका भविष्य बिगाड़ लेगा। तो बिना डांट के भविष्य ही क्या शिष्य और शिशी का। तो ये तो होना चाहिए, ये अलग चीज हो गई। ये परिणाम खराब नहीं माने जा रहे हैं। यदि गुरु चिल्ला रहे हैं, डांट रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं समझना कि खराब हो रहे हैं। पेरेंट्स डांट रहे हैं बच्चों को, तो ये गलत चीज हो गई। तो महाराज जी, वहां पर ही बैलेंस वो नहीं तो बन पाता है, अटैचमेंट डिटैचमेंट का। नहीं बनता है वहाँ। तो वो पेरेंटिंग में आएगा, कितने वर्षों तक लाड़ करना चाहिए? 5 वर्षों तक लाड़ करना चाहिए, 15 तक फिर डांट फटकार करना चाहिए, 15 के बाद मित्र की भांति उनसे आचरण करना चाहिए। तो नीति है। 5 साल तक लाड़, ये टू पंच वर्षानी, 5 वर्षों तक बच्चे को खूब लाड़ प्यार दो। फिर ताड़, ये तू 10 वर्ष आनी, 10 वर्ष 5 से 15 की रेंज में आए, फिर उनको डांट शुरू कर दो, ताड़न शुरू कर दो। और प्रवेशस्तु 16 वर्ष से मित्रवत आचरण करो। 16वें वर्ष में प्रवेश कर जाए तो फिर भूल जाओ कि ये बच्चा है, अब ये तुम्हारा फ्रेंड हो गया। ये नीति है। हाँ महाराज, जो मेरे को समझ में आ रहा है कि जब लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हमारे हाथ में पुरुषार्थ है, मगर कई सारे अन्य घटक भी रहते हैं जो हमारी सफलता को शेप करते हैं। हाँ, ठीक। तो जब अन्य घटकों को इग्नोर करके उस लक्ष्य को चाहते हैं, सोचते मेरे पुरुषार्थ से ही कार्य हो जाए, तो चिंता को उत्पन्न करता है। और जब अन्य घटकों को भी स्वीकार करते हैं तो फिर हमें मालूम होता है कि लक्ष्य मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, क्योंकि अन्य घटक भी हैं, उसमें भाग्य हो गया, अन्य चीजें भी हो हाँ, गई। वो तो है, अन्य चीजें बहुत सारी। देखो, द्रव्य है, क्षेत्र, काल, भाव, सब कुछ है। उपादान और निमित्त, निमित्त की भी उतनी ही आवश्यकता है, सपोर्टिंग रोल की भी उतनी ही आवश्यकता है। पर अभी अपन चर्चा कर रहे हैं अपने उपादान को लेकर के, हमारी साइड से क्या होना चाहिए। हाँ जी, तो अपने उपादान को लेकर के जब हमें मालूम है कि अन्य घटक भी हैं, तो मेरे हाथ में तो मात्र अपना पुरुषार्थ ही रहा। हाँ, जो फल है वो हो सकता है अभी मिल जाए, बाद में मिले, और पुरुषार्थ करके मिले, कम पुरुषार्थ करके मिले, क्योंकि अन्य घटकों के ऊपर भी निर्भर है। तो जब हम ये अन्य घटकों को हम स्वीकार करते हैं तो
अपने लक्ष्य की मिले उसकी सफलता असफलता दोनों को स्वीकार करके रखते हैं कि मैंने पुरुषार्थ किया, हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है नहीं भी मिले। जैसे मुनि महाराज के लिए चौका लगाया, हो सकता है आहार हो भी जाए, हो सकता है आहार ना भी हो। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ जी। हाँ, अभी इन टॉपिक्स में चर्चा करना हाँ है। जी, जैसे पेरेंटिंग वाली बात थी, तो हमने बच्चे को सुधारने के लिए पुरुषार्थ किया। अब बच्चा बिगड़े या ना बिगड़े वो पूरा मेरे हाथ में नहीं है, वो मेरे हाथ में केवल पुरुषार्थ ही है। एक सीमा तक ही हमारे हाथ में होता है हमारे कर्तव्य का। अब जब हमने कर्तव्य पालन कर लिया, अब बच्चे का भी अपना उपादान होता है, बच्चे की भी सराउंडिंग्स होती है, उसके अनुसार भी उसका रिजल्ट बहुत कुछ आता है। उसके आगे जाकर के हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इस टॉपिक में अपन बाद में कल चर्चा कर लेंगे। ठीक है महाराज। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। नमोस्तु महाराज जी, इतनी बात समझ में आई है कि जिस लक्ष्य के बारे में पूर्व में सोचा था, लक्ष्य तो दिमाग में है, लेकिन जब मार्ग में चल रहे हैं तो ईमानदारी पूर्वक, लगनता पूर्वक, निष्ठा पूर्वक और सहजता से काम करें तो शायद सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। बस ऐसा समझ में आए। मिले ना मिले उसकी भी चिंता नहीं, चिंता नहीं। हम तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, जैसा होगा उसे हम स्वीकार कर लेंगे। महाराज जी, हाँ 2 मिनट का मौन। चलिए इतना ही रखते हैं। आचार्य परमेश्वर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।